एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। तो मुझे लगता है कि ये सही दिशा में सही कदम लग रहा है। एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्या अड़चने हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है? इसमें दो तीन चीजें हैं जिनको करना पड़ेगा। रूलिंग पार्टी के पास अपना नंबर नहीं है। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर ये कह रही है कि सर इससे खर्च कम होगा। खर्च के बारे में चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमारे देश का सालाना बजट लगभग 40 लाख करोड़ हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव के बिल को पास कर दिया है। अब जल्द ही इसे सदन में पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर बात करने के लिए आज हम आए हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत सर के पास। रावत सर से हम जानेंगे इस बिल के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले बिल को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। एक्चुअली ये बातचीत बहुत समय से चल रही है। 67 तक तो एक देश एक चुनाव हुआ जी सर। उसके बाद अलग अलग समय में विधानसभा और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो उससे ये सब अलग अलग हो गए और लगातार अब हर साल चुनाव होते हैं। जी सर। तो 82-83 में इलेक्शन कमीशन ने ही सुझाव दिया था जी। कि आप कुछ अमेंडमेंट कर दीजिए संविधान में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जी। तो हम एक साथ फिर से कराने लगेंगे। जी। लेकिन वो अमेंडमेंट हो नहीं पाए। जी। फिर से बातचीत इस पर शुरू हुई 2015 में। जी। उस समय जो केंद्र सरकार ने पूछा इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ये संभव है, हम लोग फिर करा सकते हैं, बस आपको कुछ अमेंडमेंट करने हैं और उसके अलावा थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक, मतलब ज्यादा ईवीएम और वीवीपैट लगेंगी और थोड़ा ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस लगेंगे बस। तो उसके आधार पर कार्रवाई शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई। नीति आयोग ने भी पेपर बनाया, विधि आयोग ने भी अपना रिकमेंडेशन बनाया। फिर अभी अंतिम रूप से पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और जो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी थी, उसके आधार पर अब ये बिल लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सही दिशा में सही कदम लग रहा है। इससे जो आज स्थिति है कि राजनीतिक नेता वो हर साल एक दूसरे पे उंगली उठाते रहते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं, कुश्ती के मूड में बने रहते हैं, तो उससे जो अपोजिशन है, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन वगैरह रहने के बजाय दोनों में शत्रुता जैसी स्थिति आ जाती है। और इनफैक्ट रूलिंग पार्टी के किसी आउटफिट ने ये कहा भी है कि शत्रुता नहीं होनी चाहिए, ये कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होना चाहिए। तो वो चीज भी दूर होगी अगर एक बार चुनाव हो गए और फिर 5 साल तक काम किया इन्होंने। जी जी। सर, एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्या अड़चने हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है? टारगेट 2029 का लेकर चल रही है केंद्र सरकार की, 2029 में एक साथ चुनाव कराए जाएं, लेकिन ये पॉसिबल है कि 2029 से कराए जा सके? इसमें दो तीन चीजें हैं जिनको करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि जनगणना का शायद शुरुआत कर दी गई है कि 2025 में जनगणना हो जाए। तो वो 26 में अगर आंकड़े आ गए तो फिर ये बाध्यता भी होगी कि या तो उसको किया जाए परिसीमन, तो उससे सीटों के क्षेत्र बदलेंगे, सीटें बदलेंगी, तो वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया होगी और उसमें 1-2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। अगर उसको नहीं करना है तो उसको स्थगित भी रखा जा सकता है कि भाई हम ठीक है अगले 10 साल और नहीं कर रहे हैं। दूसरी जो अड़चन आती है इसमें वो आती है अमेंडमेंट्स की, संविधान में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। तो अमेंडमेंट के लिए इस समय जो है रूलिंग पार्टी के पास अपना नंबर नहीं है, जितने नंबर चाहिए। जैसे लोकसभा में लगभग 361-362 के लगभग चाहिए और राज्यसभा में भी जितने नंबर चाहिए वो भी इनके पास नहीं है। तो अगर सारी पार्टियों को कम से कम उस नंबर को लाने के लिए जो पार्टियां जरूरी हैं उनको सहमत नहीं करते हैं तो वो अड़चन है। उनको सहमत करना पड़ेगा ताकि वो भी इसको पारित करने में मदद करें। फिर उसके जब ये हो जाता है तब तीसरी चीज इलेक्शन कमीशन की आती है कि उनको तैयार करना। तो उनको तैयार करने के लिए दो चीजें बहुत क्रिटिकल हैं। पहली चीज तो है, अभी इलेक्शन कमीशन पूरे चुनाव करा लेता है 25 लाख ईवीएम वीवीपैट से, लेकिन अब जो है जैसे ही एक देश एक चुनाव का अमेंडमेंट हुआ तो उसको लगेंगे 50 लाख, डबल लगेंगे। तो 25 लाख अतिरिक्त बनवाने पड़ेंगे
और उसके लिए दो ही कंपनियां बनाती हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी। तो इन दोनों कंपनियों की क्षमता है हर साल 10 लाख बनाने की। जी जी। तो अगर अभी से बनाना शुरू करें तो 2.5 साल लगेंगे, मतलब 27 तक बना पाएंगे वो। जी। अगर एक आध साल आपने ऑर्डर देने में ही ले लिया या अमेंडमेंट करने में ही ले लिया तो फिर 28 तक बनेंगी, तो बड़ा मतलब क्लोज हो जाएगा वो। जी जी। क्योंकि 29 में चुनाव होंगे और उसके पहले ये अगर नहीं आई तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। दूसरा है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या बढ़ाने का, क्योंकि अभी अब एक जगह चुनाव होते हैं फिर दूसरी जगह होते हैं, तो उन्हीं फोर्सेस को हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। वो अब संभव नहीं होगा क्योंकि एक साथ होना है, तो जिसकी ड्यूटी जहां लगी है वो वहीं रहेगा, तो उसके लिए पर्याप्त संख्या चाहिए होगी। तो उसके लिए भी कुछ रिक्रूटमेंट इन्हें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी इन सब में करना पड़ेगा, जिससे कि उसमें पर्याप्त संख्या हो जाए और शांतिपूर्वक चुनाव जो है एक देश एक चुनाव के आधार पर हो जाए। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर ये कह रही है कि सर इससे खर्च कम होगा, लेकिन जैसा कि आपने बताया शुरुआती कुछ सालों के लिए तो ये खर्च बढ़ने वाला है। जरूर, देखिए खर्च के बारे में चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमारे देश का सालाना बजट लगभग 40 लाख करोड़ हो जाता है और चुनाव पर जो एक बार में खर्चा है, एक देश एक चुनाव भी अगर हो जाएगा तो 10 से 15 हजार करोड़ खर्चा होगा। अब 40 लाख करोड़ का अगर ये देखा जाए तो 40 हजार करोड़ भी 1% होता है और 10 से 15 हजार तो जो है 1/3% हुआ। तो 1/3% खर्चा करना चुनाव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। और अपना देश का चुनाव जो है पूरे विश्व में सबसे सस्ता चुनाव होता है। आप सोचिए पूरे विश्व में हम ही लोग हैं जो $1 प्रति वोट खर्चा करते हैं बस। कई देश $25, $26, $15। हमारे बगल में एक देश है, नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन वहाँ एक क्रिकेटर को राष्ट्रपति जब बनाया गया तो उस बार उनका खर्चा जो है $1.75 आया, मतलब लगभग $2 के करीबन पहुंच गया, जबकि वो बैलेट से कराते हैं तो भी इतना खर्चा हो गया। हम तो मशीनों की कीमत भी चुनावों पे बांट के उसको भी जोड़ते हैं, तब जाके ये हमारा $1 प्रति वोट होता है। तो हम वैसे भी बहुत सस्ता चुनाव कराते हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे पैसे के बारे में सोचना चाहिए। बहुत कम पैसा खर्चा होता है। सर 2029 को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों की विधानसभा चुनाव जो है वो उनको भंग करना पड़ेगा, कहीं राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा क्योंकि जिनके कार्यकाल पूरे हो चुके होंगे। इसको किस तरह देखते हैं और कैसे ये संभव हो पाएगा? उसमें क्या है कि अगर अमेंडमेंट जल्दी हो जाते हैं तो अमेंडमेंट में शायद इस तरह का कोई प्रावधान किया जा रहा है कि अब जो भी चुनाव होंगे उन सदनों का कार्यकाल 29 की फिक्स डेट के लिए ही होगा। मतलब वो 5 साल के लिए नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बिहार का चुनाव आया नवंबर में, नवंबर 25 में, तो उसका चुनाव जो है मार्च 29 तक ही के लिए ही होगा, पूरे 5 साल के बजाय 4 साल कुछ महीने ऐसे। तो उससे क्या होगा कि फिर भंग करने की नौबत नहीं आएगी। आपको मालूम ही है कि भाई 2029 तक कार्यकाल है, उस समय फिर सबका चुनाव होगा। वही दिल्ली का चूंकि अब जल्दी है, 1-2 महीने में ही होना है, तो दिल्ली के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उन्हें दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि वो भी 29 तक चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की कोई दिक्कत आएगी। हाँ, अगर बीच में कोई भंग होती है, जैसे 29 में एक साथ चुनाव हो गए और बीच में कोई विधानसभा जल्दी भंग हो गई, तो उस समय ये दिक्कत आएगी कि उसके बारे में तय करना पड़ेगा कि क्या उसके चुनाव सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए कराए जाएं या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्या किया जाए। तो वो सर्वदलीय मीटिंग में तय किया जा सकता है कि क्या करना चाहिए। सर अपोजिशन का जो है वो आरोप है कि बीजेपी या मोदी सरकार इसके अपने सियासी फायदे के लिए पूरे कदम उठा रही है। हालांकि सवाल राजनीतिक है, लेकिन किस तरह देखते हैं इसको? देखिए राजनीतिक दलों का तो ये हमेशा से रहा है कि वो हर चीज को राजनीति के ही चश्मे से देखते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें करना भी चाहिए। ये रूलिंग पार्टी के ऊपर है कि वो स्पष्ट करे कि ये वो नहीं कर रहे हैं, किसी भी उनका इसमें संदेहास्पद कोई थिंकिंग नहीं है, कोई उनका मंतव्य नहीं है, कोई उनका उद्देश्य नहीं है, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए और उसके लिए उन्हें टाइम लेना चाहिए, सभी से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, सबको ऑन बोर्ड लाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ध्वनि मत से हो जाए पारित।
और ये राज्यों से जो परमिशन लेने की बात है कि 50% से ज्यादा जो राज्य हैं वो इस पे एग्री करें, क्योंकि ज्यादातर राज्य जो है भाजपा शासित हो गए हैं या हैं। वो एक्चुअली जरूरत पड़ेगी जब पंचायत और नगर पालिका के चुनाव भी इनके साथ कराने की आप बात करते हो। जी, वो अभी मतलब बहुत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत चुनाव, मतलब नगरीय निकाय, ये तीनों एक साथ, सब एक साथ करने की बात जी होती है, तब उसकी जरूरत पड़ेगी। जी क्योंकि उसमें जो है स्थानीय शासन निकायों के चुनाव के संदर्भ में जी 50% से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं का भी अनुमोदन चाहिए होगा। जी लेकिन उसको अगर कोई सहमति नहीं बन पाती है, नहीं मिल पाती है, तो उसको सेकंड फेज के रूप में, क्योंकि कोविंद कमेटी ने भी यही कहा है जी कि स्थानीय निकायों के चुनाव सेकंड फेज के रूप में बाद में कराए जाएं, जी और जब भी कराए जाएं तो 100 दिन बाद कराए जाएं लोकसभा विधानसभा के। जी तो वो एक ओपनिंग है जी कि अगर उसमें अड़चन आपको अभी आ रही है तो जी अभी उसको डिफर कर दीजिए। जब जब भी ऐसा लगे आपको कि आधे से ज्यादा राज्य सहमत हो गए हैं, जी तब उसको ले आइए, जी। तो उसको भी करा सकते हैं। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव से इतर एक सवाल मेरा ये है कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में विपक्ष की हार के बाद जो सबसे ज्यादा कटघरे में है वो ईवीएम, ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कहना है सर आपका ईवीएम को लेकर? क्या उसमें कहीं कोई गुंजाइश है धांधली की, या इस तरह की बातें विपक्ष की हैं जो आरोप है? एक्चुअली ये तो मैंने, जब से मैं इलेक्शन कमीशन में आया तब से मैं लगातार देख रहा हूँ जी कि जो भी जीतता है, जी 70 में से 67 सीटें जीत जाता है, जी तो वो कहता है हम लोग लोकप्रिय हैं, जी, ईवीएम का इसलिए कोई रोल जीते हैं। हाँ ईवीएम का कोई रोल नहीं है। जी और वही पार्टी कहीं और चुनाव लड़ती है और वो एकदम से हार जाती है तो कहती है ईवीएम दोषी है। जी अरे आप ये क्यों नहीं कहते कि आप अलोकप्रिय हो वहां? जी, बिल्कुल। हाँ, अगर लोकप्रिय होते तो जी जीतते, जी, अलोकप्रिय हो इसलिए या नहीं तो जीते। गड़बड़ है या नहीं है। नहीं, दोनों जगह अलग अलग कैसे हो सकता है? जी महाराष्ट्र चुनाव के साथ झारखंड का हुआ, जी झारखंड में तो नहीं आई रूलिंग पार्टी। जी जी अब वहां क्या ईवीएम ने खेल किया? जी कुछ नहीं। जी इसी तरह से महाराष्ट्र चुनाव में ही देखिए आप, नांदेड़ जिला है, जी नांदेड़ जिले में बाई इलेक्शन था पार्लियामेंट का, जी लोकसभा का जी और विधानसभा का जनरल इलेक्शन था। जी, विधानसभा की सारी सीटें वो महायुति जीती, जी जी बीजेपी, शिंदे, शिवसेना, ये जी, लोग जीते। और जो बाई इलेक्शन वो कांग्रेस पार्लियामेंट का, कैंडिडेट वो जीते। कांग्रेस कैंडिडेट जीता। जी जी अरे तो अपना वोटर इतना इंटेलिजेंट हो गया, जी इतना मेच्योर हो गया जी कि वो निर्णय कर सकता है एक ही पोलिंग स्टेशन में 2 ईवीएम पर अलग अलग निर्णय देने की, जी वो जी, कर सकता है। बिल्कुल। तो इस पर आप भरोसा रखिए कि हमारी इलेक्टोरेट बहुत मेच्योर है, वो जो भी करेगी वो सही करेगी, और ईवीएम इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती। ईवीएम का बहुत हल्ला मचा था 2017 में, उस जी समय मैं वहीं था जी इलेक्शन कमीशन में, जी और हम लोगों ने ईवीएम चैलेंज रखा था जी कि भैया एक हफ्ते के लिए हम यहाँ चैलेंज की व्यवस्था कर रहे हैं। जी आपको आरोप आपके हैं कि पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में यहाँ जो चुनाव हुए हैं उनमें ईवीएम से ही मैनिपुलेशन हुआ है, तो आप जाइए पंजाब के किसी भी स्ट्रांग रूम में, यूपी के, उत्तराखंड के, जहां भी आपको शिकायत हो, जाइए वहां, हमारे सिक्योरिटी और हमारे अधिकारी आपके साथ जाएंगे। आप जिस पोलिंग स्टेशन की ईवीएम उठाना चाहें उठा लीजिए जी और लेके आ जाइए उनके साथ। जी और दिल्ली में फिर रखिए उसको और अपने इंजीनियर, हैकर सबको बुला लीजिए जी और हमारे सामने करके दिखाइए। एक वोट भी अगर इधर का उधर आपने कर दिया जी तो इलेक्शन कमीशन ईवीएम को हटा देगी। जी कोई आया ही नहीं। अब जब इतनी खुली चुनौती इलेक्शन कमीशन दे रहा है भाई कि आपको विश्वास इसमें होना चाहिए, जी कोई आया ही नहीं। जी 2 पार्टियों के प्रतिनिधि आए थे लास्ट डे, सीपीएम और एनसीपी, जी शरद पवार, ये दोनों आए थे। तो उनसे कहा गया कि भाई आप चुनौती स्वीकार कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं साहब, हम चुनौती के लिए नहीं आए, हम ये समझने के लिए आए हैं कि इसमें क्या क्या सुरक्षा की चीजें हैं, कितनी अच्छी है ये हमें समझा दें आपके इंजीनियर को, हम चले जाएंगे। तो उनने भी नहीं किया। तो उससे साफ है कि वो भी जानते हैं कि इसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अब हार का जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। वो सोचते हैं कि ऐसी चीज पर फोड़ो जो बोल नहीं सके, जी तो ईवीएम बोल ही नहीं सकती, जी, तो बस चलता है ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर चौथा खंबा से बात करने के लिए। ओपी रावत सर ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विस्तार से बताया क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। तमाम जो हमारे सवाल थे उनके जो जवाब हैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाए। आप भी वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। शुक्रिया।